हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभिनंदन है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने थोड़ा सा कुछ पढ़ा था और उसको आज आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या कैसे किस प्रकार से हमने जानकारियाँ प्राप्त की थी, उस जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्त। हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे? भारतीय इतिहास की। किसकी भाई? हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास किसकी? भारतीय भारत का इतिहास। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बात की थी, जानकारियां प्राप्त की थी किस प्रकार से भारत का इतिहास आगे बढ़ाया था हमने। इस तरीके से सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया था, और वो टॉपिक कौन सा लिया था प्यारे दोस्तों? सबसे पहले हमने बात की थी किस प्रकार से इतिहास अस्तित्व में आया, किस प्रकार से अस्तित्व में नहीं आया, ये चीज देखी थी। तो हमने बात की थी कि इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में कैसे पढ़ा जाए, ये सारी चीजें। अर्थात सबसे पहले हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में इतिहास को डिवाइड कर दिया था। और तीनों भागों में डिवाइड कर देने के पश्चात हमें जानकारी जो मिलती है प्यारे साथियों, वो जानकारी क्या मिलती है कि ऐसा इतिहास जिसकी जानकारी हमारे पास लिखित में नहीं है, ऐसे काल के मात्र हमारे पास जो सोर्स है वो सोर्स कैसे हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत है, उनके द्वारा ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और ऐसे स्रोत को जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो जानकारी मिलती है प्यारे साथियों, तो वो हम दूसरी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहें? तो आद्य ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटा था हमने। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया था। 3 भागों में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, क्या? प्रागैतिहासिक काल। दूसरी बात करें आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ये प्यारे दोस्तों, एक देखा था हमने ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। ऐसा जानकारी हमने प्राप्त की थी। और अर्थात इसकी जो क्या इसे कहेंगे, जिसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, अर्थात जिसके बारे में लिखा नहीं गया, जिसे जब लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा कैसे जाएगा? इसका जो साक्ष्य है प्यारे दोस्तों, इसके साक्ष्य कैसे हैं? हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं। क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। कैसे साक्ष्य हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, जिससे हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर लिखा गया है, क्या है? इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या है? लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐसे इतिहास को हम क्या कहते हैं भाई? ऐसे इतिहास को हम आद्य इतिहास कहते हैं। और इसमें आती है आपकी सभ्यताएं। क्या आती है भाई? सभ्यताएं। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यताएं हम पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें प्यारे दोस्तों? यहाँ पर आता है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखा हुआ भी है, अर्थात जिसकी जानकारी हमें लिखित साक्ष्य भी है, जिसको पढ़ा भी गया। क्या? पढ़ा भी गया। ठीक है, पढ़ा भी गया, अर्थात पढ़ा भी गया, और जिसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से मिलती है। तो इस काल को क्या कहते हैं? हम ऐतिहासिक काल कहकर संबोधित करते हैं। चलिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट। इतना तो हमने देख लिया था किस प्रकार से क्या कंडीशन थी प्यारे साथियों। और हम देखने जो जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी?
सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है प्यारे दोस्तों, ये कहाँ पर अस्तित्व में आई, इसका चित्र हम देखेंगे किस प्रकार से अस्तित्व में आई। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इसका क्षेत्र है, उसको देखिए। सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता है प्यारे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्षेत्र किसके माने जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के ये मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, चंगुदड़ो, धोलावीरा, ये सारे क्षेत्र किसके प्यारे दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र माने जाते हैं। अर्थात यहाँ से एक नदी है, ये सिंध नदी, जिसे सिंध नदी के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन समय में सिंधु नदी कहलाती थी। इसके नाम से जानी जाती थी, सिंधु नदी के नाम से जानी जाती थी। इसकी सहायक नदियों के आसपास ये विकसित हुई, इसकी सहायक नदियों के आसपास ये विकसित हुई। इस कारण इसे क्या कहते हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर संबोधित करते हैं। क्या कहकर संबोधित करते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कहकर संबोधित करते हैं। चलेगा, आगे बात करने जा रहे हैं। इस तरीके से इसका अस्तित्व तो आ गया। अस्तित्व आ जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है, यहां पर देखिएगा, ये पढ़ लिया अपन ने। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सर्वप्रथम प्यारे दोस्तों इसकी खोज की बात करते हैं। क्या करते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं, इसकी जानकारी की बात करते हैं, इसके किस प्रकार से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमें सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाले प्यारे दोस्तों, जॉन मार्शल। कौन है, जॉन मार्शल के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। इसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जॉन मार्शल के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और जॉन मार्शल जो जानकारी देते हैं प्यारे साथियों, वो क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर, जॉन मार्शल इसके बारे में जो जानकारी देते हैं, कहा जाता है कि ये जानकारी देते हैं 1826 ईस्वी में। कब देते हैं भाई, 1826 ईस्वी में। लेकिन कहाँ दी इन्होंने जानकारी, जानकारी तो देते हैं लेकिन दी कहाँ, ये कहा जाता है इनके द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है, एक पत्र प्रकाशित किया जाता है। कब, 1842 में। कब किया जाता है भाई, 1842 में एक पत्र प्रकाशित किया जाता है। और इस पत्र को प्रकाशित करने के पश्चात कहा जाता है प्यारे साथियों, एक मिनट, चलिए चलिए भाई देखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी एसी के चक्कर में। चलो अब बात करते हैं, है ना। यहां पर क्या कंडीशन है प्यारे साथियों, 1842 में पत्र प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। और इस पत्र में ये जानकारी देते हैं किसकी, हड़प्पा नामक स्थल की। किसकी जानकारी देते हैं, हड़प्पा नामक स्थल की जानकारी देते। हड़प्पा स्थल की जानकारी ये इनके द्वारा दी जाती है, हड़प्पा स्थल की जानकारी दी जाती है। प्यारे दोस्तों अब कंडीशन क्या होती है, यहां पर क्या सिचुएशन आती है, अर्थात हड़प्पा स्थल की जानकारी किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा सर्वप्रथम दी जाती है। सर्वप्रथम देने के पश्चात यहां पर देखिए क्या सिचुएशन होती है प्यारे दोस्तों। यहीं पर सिचुएशन यह होती है कि इसके बाद दयाराम साहनी, इसके बाद इनके द्वारा तो ये सर्वप्रथम जानकारी दी थी दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने भी कहा जाता है कि इसकी जानकारी प्राप्त की। और इसकी जानकारी कब प्राप्त की प्यारे दोस्तों, इसके द्वारा भी इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसके द्वारा भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। और जानकारी किस प्रकार से दी जाती है प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा कि कहा जाता है कि 1851-52 के आसपास इसके द्वारा जानकारी दी जाती है। 1851-52 में ये जानकारी दी जाती है किसके बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दे दी जाती है। और हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी देने के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय ऐसा आता है, कैसा समय आ जाता है प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहां पर, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था। रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था कहां से, कराची से लाहौर। कहां से, कराची
से लाहौर और कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो अब आपको पता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो इसमें सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए होता है। इस तरीके से ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो ये बीच बीच में सपोर्ट दिए जाते हैं, इस तरीके के सपोर्ट दिए जाएंगे, लगाए जाएंगे, इस तरीके की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब ये सपोर्ट खत्म हो जाते हैं और इसका कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था, ये सपोर्ट खत्म हो जाते हैं। सपोर्ट खत्म हो जाने के पश्चात इसका जो कार्य किया जा रहा था, ये किया जा रहा था प्यारे दोस्तों, एक तो जॉन बर्टन के द्वारा, एक विलियम बर्टन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता था भाई, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है, इन दोनों भाइयों को बर्टन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्टन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, बर्टन बंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। इन दोनों भाइयों को बर्टन बंधु कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इनके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इस रेलवे लाइन बिछाई जाने के पश्चात ऐसी मान्यता है प्यारे दोस्तों कि जब इसके सपोर्ट खत्म हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो ये सपोर्ट लगाने की जो काम चल रहा था इसका रेलवे लाइन का, उस दौरान ये खत्म हो जाते हैं। तो अब मजदूरों को क्या कहते हैं, ये बटन बंधु की यहाँ पर पास में ही एक टीला बना हुआ था। क्या बना हुआ था भाई, एक टीला बना हुआ था। इस टीले के बारे में देखिए, ये कहते हैं कि जाओ, किससे कहते हैं, ये बटन बंधु है। दो कौन है भाई, ये बटन बंधु है, ये बटन बंधु है दोनों, ठीक है। अब ये किससे कहते हैं, मजदूरों से। ये दुबले पतले मजदूर बेचारे, ठीक है, ये मजदूरों से कहते हैं। क्या कहते हैं कि जाओ कि यहाँ पर खुदाई करो, किस पे, इस टीले पर। इस टीले पर ये खुदाई करते हैं। क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इस टीले पर ये खुदाई का कार्य करते हैं और खुदाई करने के बाद यहाँ से ईंटें प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती भाई, ईंटें प्राप्त होती। क्या प्राप्त होती है, यहाँ से ईंटें प्राप्त होती है। और ईंटें प्राप्त हो जाने के पश्चात ये यहाँ पर जानकारी देते हैं कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई ना कोई नगर रहा होगा, नगर रहा होगा या निवास रहा होगा। क्या रहा होगा, यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति नगर में निवास करता होगा। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। इस जानकारी मिलने के पश्चात कहा जाता है कि इसका उत्खनन बाद में करवाया जाता है। तो ये दूसरी तीसरी जानकारी जो दी जाती है प्यारे दोस्तों, किसके द्वारा दी जाती है, बर्टन बंधुओं के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा, बर्टन बंधु के द्वारा दी जाती है। कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी दौरान यहाँ पर क्या किया जाता है, इसकी जानकारी हमें दी जाती है। और इस जानकारी देने के पश्चात कहा जाता है प्यारे साथियों, क्या सिचुएशन होती है, सिचुएशन ये होती है कि ऐसी जानकारी देने के पश्चात बाद में यहाँ पर खुदाई करवाई जाती है। खुदाई करवाने के पश्चात यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती है, वो हमें जानकारी मिलती है किस किस चीज़ों की, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त होती है प्यारे दोस्तों। चलिएगा, तो ये बटन बंधुओं के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, जॉन मार्शल ने दी प्यारे दोस्तों। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, जॉन मार्शल के द्वारा दी जाती है। दूसरी जानकारी किसने दी, दूसरी जानकारी दयाराम साहनी के द्वारा दी जाती है। तीसरी जो जानकारी दी जाती है प्यारे दोस्तों, वो किसके द्वारा, बर्टन बंधुओं के द्वारा दी जाती है। और बर्टन बंधुओं के द्वारा दी जाने के पश्चात कहा जाता है इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है। उत्खनन से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ पर सभ्यता का विकास होता है। और सभ्यता का विकास होने के पश्चात यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलती है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब बात करें तो इसका नामकरण की बात करें, किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, नामकरण। नामकरण, इसका नाम क्या रखे, इस स्थान का नाम क्या रखें, तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों, यहां पर तीन मत मिलते हैं। कितने मत मिलते हैं, तीन व्यक्ति और तीन नाम देते हैं। कितने नाम देते हैं भाई, तीन नाम देते हैं। कैसे, सबसे पहले सिंधु सभ्यता। क्या, सिंधु सभ्यता, क्या भाई, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता की किसके द्वारा दिया गया, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया भाई, जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता नाम दिया जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो नाम दिया जाता है, ये दिया जाता है डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा। इसके द्वारा दिया जाता है भाई, डॉक्टर रफीक मुगल के द्वारा ये जानकारी दी जाती है और ये नाम दिया जाता है। जिसके बाद हड़प्पा। क्या,
हड़प्पा। ये जो नाम दिया जाता है ये वर्तमान नाम है। क्या है प्यारे दोस्तों? वर्तमान नाम, या कह दें कि प्रथम खोजे गए स्थल के आधार पर, स्थल के आधार पर, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? या तो वर्तमान नाम क्या रखा जाता है प्यारे दोस्तों? इसका जो नाम रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता, या इसका नामकरण किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हमने क्या किया? सिंधु घाटी सभ्यता। किसने कहा सिंधु घाटी? किसके द्वारा कहा गया? जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। रफीक मुगल की सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल के द्वारा, रफीक मुगल के द्वारा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा कहा गया? यहाँ पर वर्तमान समय में यह प्रचलित नाम माना जाता है और प्रथम खोजे गए स्थल के आधार पर इसका नामकरण रखा गया। अब बात करते हैं, ये तो देखिएगा नामकरण हो जाता है, इसका विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं प्यारे दोस्तों? इसके विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके विस्तार की बात करते हैं। इसके विस्तार की। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका, किस तरीके से विस्तार है? और देखिएगा प्यारे साथियों, इसका जो विस्तार है वो कहा जाता है अलग अलग 3 देशों में माना जाता है। कितने देशों में माना जाता है भाई? 3 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कितने देशों में मिलता है? 3 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। देखिएगा यहां पर ये विस्तार, और देखिएगा प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा ये क्या है? विस्तार। और विस्तार देखिएगा, विस्तार कहाँ कहाँ होता है इसका? इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है कि ये जो सभ्यता है इसका विस्तार जो देखने को मिलता है हमारा, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर स्थल खोज लिए गए थे। खोज लिए क्या गए थे प्यारे दोस्तों? अब आप देखिएगा ये भारत का मैप, आपके प्यारा सा भारत, ध्यान से देखिएगा। प्यारे साथियों थोड़ा सा देखिएगा, समझ जाइएगा, आप थोड़ा सा क्या जैसा भी बनता है मैप के माध्यम से आपको समझ, ठीक है। ये आपका भारत, और भारत में ये आपका पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास ही यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। देखिए ये अफगानिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये भारत। क्या है? ये भारत। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और कहा जाता है प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें जो जानकारी देखने को मिल रही है ये किस तरीके से मिल रही है? ये जो जानकारी मिल रही है प्यारे दोस्तों, अब क्या कंडीशन है? यहाँ पर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में कौन सी सभ्यता का विस्तार है? इस समय देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? भारत। कहाँ है? भारत। दूसरा पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान। कहाँ पर? पाकिस्तान। तीसरा अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान। ठीक है प्यारे दोस्तों, जहां तीनों स्थानों पर, तीनों देशों में अर्थात 3 देशों में इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। और सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक कितना? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? सर्वाधिक विस्तार हमारा भारत में है। और दूसरे नंबर पर आपका, या सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार,
सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में सबसे कम। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? भारत में है। सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अब देखिएगा और इसके विस्तार की और डिटेल से चर्चाएं करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी बात करें प्यारे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। विस्तार की बात कर रहे हैं, कहां कहां है, किस प्रकार से है। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखा जाए इस तरीके से, एक गोले में बनाया जाए, तो इसका जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम, ये देखिएगा, पूर्व से जो पश्चिम या उत्तर से जो दक्षिण माना जाए प्यारे दोस्तों, यहां से यहां तक लगाकर 1400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है प्यारे दोस्तों, ये कितना है? 1400 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें, यहां से यहां तक ये 1600 किलोमीटर है। कितना है प्यारे दोस्तों? ये 1600 किलोमीटर है। कितना है? ये 1600 किलोमीटर है। अर्थात पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये कितना मिलता है भाई? ये मिलता है टोटल 1600 किलोमीटर। ये उत्तर में बात करें कहां तक है भाई? उत्तर में मांडा। कहां तक है ये? मांडा। और मांडा कहां पर पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है प्यारे दोस्तों। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर का एक जिला है अखनूर। कौन सा? अखनूर जिला। और यहां पर कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी प्यारे दोस्तों? यहां पर चिनाब नदी। कौन सी नदी मिलती है देखने को? यहां पर चिनाब नदी के किनारे ये स्थल देखने को मिलता है। सबसे उत्तरतम स्थल कौन सा माना जाता है अपना? इसका जो स्थल माना जाता है, मांडा माना जाता है, वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है भाई? जम्मू कश्मीर में ये स्थल है। इसके बाद दक्षिणी स्थल की बात करें, सबसे नीचे जो दक्षिणी स्थल है, सबसे नीचे थोड़ा सा क्या करेंगे तो देखिएगा, ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखते हैं, ये तो उत्तर का विस्तार हो गया, कहां तक है। और इसके बाद दक्षिण की बात करें, दक्षिण में जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, वो दक्षिण में कहां तक देखने को मिलता है? दक्षिण में जो देखने को मिलता है, दक्षिण में देमाबाद। कहां पर? दक्षिण में देमाबाद कहां पर पड़ता है प्यारे दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां पर पड़ता है ये? देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहां पर कौन सी नदी? मादर नदी। कौन सी? मादर नदी। कौन सी नदी? मादर नदी या कावेरी नदी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके पश्चात बात करें, यहां पर आलमगीरपुर, कौन सा? पूर्वी जो विस्तार देखने को मिलता है, वो कौन सा स्थान देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों? पूर्व में जो विस्तार देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कौन सा स्थान? पूर्व में आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर कहां पर है? ये यूपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है भाई? यूपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? यूपी में पड़ता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके पश्चात इधर पश्चिमी विस्तार देखें तो सुत कांगेडोर, कौन सा स्थान? सुत कांगेडोर कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहां पड़ता है भाई? बलूचिस्तान में। कहां पर? बलूचिस्तान में। कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहां पर दास्क नदी है। कौन सी है? दास्क नदी। कौन सी? दास्क नदी।
कौन सी नदी है भाई, यहाँ पर दास्क नदी है। और यहाँ पर कहा जाता है इस प्रकार से इसका विस्तार जो देखने को मिलती है ये अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। उत्तर में कहाँ तक है, उत्तर में मांडा, और मांडा कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद जो है प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। उधर बात करें शुद्ध कांगेडोर, शुद्ध कांगेडोर आपका पश्चिमी बिंदु माना जाता है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये कहाँ पर है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में है। कहाँ पर प्यारे साथियों, यूपी में देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से हमें जानकारी यहाँ की मिलती है कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन सी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बात करें प्यारे दोस्तों तो सबसे उत्तर में अगर देखें तो भारत की बात करें तो मांडा, लेकिन अगर भारत के अलावा देखा जाए प्यारे दोस्तों तो यहां पर सबसे उत्तरतम जो स्थल माने जाते हैं अफगानिस्तान में पड़ते हैं। दो स्थल है, एक तो मुंडीगाक और सुरतगोई। सबसे उत्तरतम स्थल कौन कौन से माने जाते हैं, एक तो मुंडीगाक और सुरतगोई, ये सबसे उत्तरतम स्थल माने जाते हैं। मुंडीगाक और सुरतगोई जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम स्थल माने जाते हैं। ये कहाँ पर पड़ते हैं प्यारे दोस्तों, ये पड़ते हैं अफगानिस्तान में। कहाँ पर पड़ते हैं, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में पड़ते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये जो है मांडा सबसे उत्तरतम स्थल माना जाता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रह जाएगी। क्या क्या देखा आपने, देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की, देखिएगा यहाँ से बात की सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। खोज के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम इसकी जानकारी जॉन मार्शल के द्वारा दी जाती है। जॉन मार्शल कहाँ देता है इसकी जानकारी, 1842 में एक पत्र प्रकाशित करता है। क्या करता है, एक पत्र प्रकाशित करता है। क्या करता है, एक पत्र प्रकाशित करता है। पत्र प्रकाशित करता है। क्या करता है भाई, प्रकाशित करता है। क्या प्रकाशित करता है, पत्र प्रकाशित करता है 1842 में। और इसमें ये जानकारी देता है कौन सी स्थल की, हड़प्पा स्थल की। और दयाराम साहनी के द्वारा भी इसकी जानकारी दी गई थी 1826 के आसपास। इसके पश्चात हमने बात की थी प्यारे दोस्तों, किसकी बात की थी, बर्टन बंधुओं के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और बर्टन बंधुओं के द्वारा भी इसकी जानकारी दी जाती है। कब दी जाती है, ये कार्य किया जा रहा था लाहौर से कराची के लिए लाइन बनाई जा रही थी। और ये 1856 में कब जानकारी दी जाती है, 1856 में ऐसी जानकारी दी जाती है। 1856 में इसकी जानकारी देने के पश्चात प्यारे दोस्तों यहाँ पर खुदाई करवाई जाती है और यहाँ पर नगर की और किसकी निवास की जानकारी मिलती है। इस टीले की खुदाई करते हैं। खुदाई करने के पश्चात हमने देखा था, क्या देखा था प्यारे साथियों, हमने देखा था कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। नामकरण जो किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता तो जॉन मार्शल के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता रफीक मुगल के द्वारा और हड़प्पा सभ्यता वर्तमान या प्रथम खोजे गए स्थल के आधार पर इसका नाम रखा गया था। ये तीनों नाम इसके देखने को मिलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अब क्या इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसका विस्तार हमने देखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। सर्वाधिक विस्तार हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है, अब अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। और सबसे उत्तरतम दो स्थल है मुंडीगाक और सुरतगोई है। कौन सा, मुंडीगाक और सुरतगोई है, वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात हमने बात की थी इसके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है प्यारे दोस्तों। तो कहा जाता है कि की जो क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर, लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी मानी जाती है, 1600 किलोमीटर मानी जाती है। जो कहाँ से, मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। इधर शुद्ध कांगेडोर बलूचिस्तान से लेकर आलमगीरपुर यूपी तक है। इसका क्षेत्रफल की बात करें प्यारे दोस्तों, किसकी, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम कहा जाता है इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। 600 वर्ग किलोमीटर, कितना, 600 वर्ग किलोमीटर, कितना प्यारे दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये देखने को मिलता था। लेकिन कहा जाता है इसकी आकृति की बात करें, इसके आकृति किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति है, इसकी आकृति कैसी थी प्यारे दोस्तों, इसकी आकृति प्रारंभिक अवस्था में त्रिभुज के समान थी। कैसी थी,
त्रिभुज के समान इसकी आकृति थी। कैसी थी? त्रिभुज के समान। कैसी आकृति थी इसकी? त्रिभुज के समान। लेकिन कहा जाता है इसके खोजे गए काफी सारे नए स्थल खोजे जा चुके हैं और इसकी आकृति वर्तमान में जो देखने को मिलती है विषम कोणीय हो जाती है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो जाती है। कौन सी हो जाती है? विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, चतुर्भुज के समान हो जाती है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति वर्तमान में देखने को मिलती है और इसका जो क्षेत्रफल है वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में नए सारे बहुत सारे स्थल खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में देखें, वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग 20 लाख के आसपास मिलता है। कितना? 20 लाख के आसपास मिलता है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर कितना मिलता है प्यारे दोस्तों? लगभग 20 लाख के आसपास इसका क्षेत्रफल हो चुका है। पहले कितना था भाई? 12 लाख, लगभग 13 लाख, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता था प्रारंभिक इसका क्षेत्रफल। लेकिन कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर काफी सारे स्थलों की खुदाई की जा चुकी है, खोज की जा चुकी है। खोज की जाने के पास इसका विस्तार वृत्त रूप में हो चुका है और वृत्त रूप में हो जाने के पश्चात कहा जाता है इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा ही सही। कोई कहता है 18 लाख, कोई 20 लाख, 20 लाख के आसपास इसका क्षेत्रफल हो चुका है वर्तमान में। देखिएगा प्यारे साथियों, अब सिचुएशन क्या आती है कि ये सारी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आगे चले प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो देखें क्या क्या जानकारी मिलती है हमें। ये खोज की बात कर ली, इसके बाद देखिए ये कौन सी सभ्यता है, इसके उपनामों की बात करें। इसकी बात करें उपनाम, उपनाम की बात करें प्यारे दोस्तों, उपनाम कौन कौन से? सर्वप्रथम इसे किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ये भी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तीन तो ये ध्यान ही रखने हैं आपको, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। क्या? मातृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मातृसत्तात्मक सभ्यता इसको कहा जाता है। और बात करें तो ये सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है। इसे क्या क्या कहा जाता है? ये सारी इसी को कहा जाता है भाई, इसे क्या कहा जाता है? इस सभ्यता को अगर बात करें कहां पर, देखिए ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा गया। क्या कहा गया भाई? ऋग्वेद में इस सभ्यता को क्या कहा गया? ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया? ऋग्वेद में हरि यूपिया। क्या कहा गया भाई? हरि यूपिया कहा गया। और बात करें इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नगरीय सभ्यता भी कहा जाती है। ये सारे नाम इसके मिलते हैं, इस सभ्यता के सारे नाम देखने को मिलते हैं। इसके उपनामों की बात करें या इसके नामों की बात करें, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहते हैं, ऋग्वेद में इसे हरि यूपिया कहा गया है, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं और इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? इस सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नाम देखने को मिलते हैं। अब ये किसी भी नाम से पूछी जा सकती है आपसे, सिंधु सभ्यता पूछी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाए, किसी भी नाम से आपसे पूछी जाए, आपका आंसर सही होना चाहिए। ऋग्वेद, त्रिग्वेद नहीं, ऋग्वेद की बात करें, ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा गई? इसे ऋग्वेद में हरि यूपिया कहा गया है। तो ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके नगर की। किसकी बात करने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों? इसके नगर नियोजन किस प्रकार से था, किसकी बात करने जाते हैं? नगर की। किसकी? अब यहां पर किसकी बात करने जा रहे हैं हम? इसके नगर की बात करने जा रहे हैं। नगर की बात करें प्यारे दोस्तों, देखिएगा देखिएगा क्या कंडीशन होती है नगर की। किसकी बात कर रहे हैं? नगर की। नगर नियोजन,
नगर नियोजन इस प्रकार से था। देखिए यहां पर नगर दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था भाई? नगर कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। नगर कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ था। कितने? दो भागों में बटा हुआ, दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था भाई? नगर दो भागों में बटा हुआ था, बटा हुआ था। ठीक है, कितने भागों में? ठीक है, एक तो था कहा जाता है कि एक तो था दुर्ग टीला। क्या कहते थे? दुर्ग टीला, दुर्ग टीला कहते थे। और दूसरे भाग को क्या कहते थे प्यारे दोस्तों? इसे दुर्ग टीला कहते थे। इसे क्या कहते थे? पश्चिमी टीला। क्या कहते थे? पश्चिमी टीला भी कहते थे भाई। क्या कहते थे? पश्चिमी टीला भी कहते थे। एक था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे निम्न टीला कहा जाता था, और अर्थात इसे क्या कहा जाता था? पूर्वी टीला। क्या कहा जाता था भाई? पूर्वी टीला कहा जाता था। पूर्वी टीला या निम्न टीला भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था भाई? निम्न टीला भी कहा जाता था, याद रखिएगा, निम्न टीला। और इसे उच्च टीला कहा जाता था। क्या? इसे उच्च टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? उच्च टीला कहा जाता था। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करते थे। कौन से? यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास किया करते थे। इस टीले पर कौन से लोग निवास करते थे? प्रशासनिक वर्ग निवास किया करते थे, प्रशासनिक लोग निवास करते थे। यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। कौन सी? सामान्य जनता निवास करती थी। क्या करती थी प्यारे दोस्तों? सामान्य जनता निवास किया करती थी, जबकि यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था। ठीक है, प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। जहां पर सामान्य वर्ग निवास करता था वहां पर सामान्य, यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है उसमें प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, और पूर्वी टीले पर निम्न टीला कहा जाता था, इस पर सामान्य वर्ग निवास किया करता था। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। देखिएगा और क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा किस प्रकार से ये नदी ये कहां पर विकसित हुई। सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये तरीके से एक नदी बना देते हैं भाई। क्या? नदी बन जाएगी, इधर से नदी, ठीक है, इधर से बहती हुई कौन आ रही है? नदी आ रही है। नदी में ये पानी, ठीक है, ध्यान देख रहा, पूरा ध्यान यहाँ पर लगाना, पूरा एक एक चीज समझना है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये नदी है रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। कौन सी नदी है भाई? रावी नदी। ठीक है प्यारे दोस्तों, कौन सी नदी है? रावी नदी। और इस रावी नदी के तट पर, कौन से तट पर एक सभ्यता विकसित होती है? कौन से तट पर? रावी नदी के बाएं तट पर। कौन से? बाएं तट पर। कहां पर? बाएं तट पर एक सभ्यता विकसित होती है। इस सभ्यता कौन सी? बाएं तट पर एक जो टीला बनता है, इसका इस तरीके से एक टीला बनता है, एक टीला बन जाता है। इस टीले पे क्या होता है प्यारे दोस्तों? इस टीले पे जो हमें देखने को मिलता है ये पश्चिमी टीला। कौन सा? ये पश्चिमी टीला। ये बात करने जा रहे हैं, ये कौन सा? पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। ठीक है, यहां पर कौन कौन से लोग निवास करेंगे? प्रशासनिक वर्ग। कौन से वर्ग निवास करेगा भाई यहां पर? अब यहां पर भी अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था, यहां पर अलग अलग क्षेत्र निवास कर रहे थे। यहां पर मजदूरों के लिए, क्या? मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए बैरक बने हुए थे। क्या बने हुए थे भाई? बैरक। मजदूरों के बैरक बने हुए थे, अर्थात मजदूर लोग यहाँ पर निवास करते थे। मजदूरों के बैरक यहाँ पर बने हुए थे। मजदूरों के लिए क्या बने हुए थे प्यारे दोस्तों? बैरक बने हुए थे। उसी के पश्चात यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पर क्या
देखते प्यारे दोस्तों, यहीं पर लोग क्या करते थे, रहना कहना, और यहाँ पर एक साथ इस तरीके से क्या, एक साथ इस तरीके से प्यारे दोस्तों क्या मिला है हमें, इस तरीके से एक साथ 6 की पंक्ति में एक साथ 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर, ठीक है, 6 इधर, इस तरीके से 6 की पंक्ति में क्या मिले हैं, अन्नागार मिले। क्या मिले हैं, क्या मिले प्यारे दोस्तों, अन्नागार मिले। कहां से मिले, अन्नागार, यानी कि अन्न भरने का, यानी कि जो कृषि किया करते थे ये, जहां पर कृषि भरने का या अनाज भरने का क्या मिला है प्यारे दोस्तों, हमें अनाज भरने के लिए जो कुछ कोठे मिले या अन्नागार मिले हैं, ये 12 कितने थे, 2 लाइनों में थे। कितनी लाइनों में, 2 लाइनों में बने हुए थे। कितने थे, टोटल 12 थे। कितने थे, टोटल 12 बने हुए थे। मजदूरों के बैरक बने हुए थे। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर निवास करता था। और बात करें प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, इधर जो टीला की बात करें तो इधर जो टीला है प्यारे साथियों, यहाँ पर ये दूसरा टीला देखने को मिलता है। कौन सा टीला देखने को मिलता है, ये पूर्वी टीला देखने को मिलता है। कौन सा टीला भाई, ये पूर्वी टीला देखने को मिलता है। थोड़ा छोटा बना देते इसको, है ना, ये पूर्वी टीला देखने को मिलता है। कौन सा, ये पूर्वी टीला। और ये कौन सा, पूर्वी टीला देखने को मिलता है। इस पूर्वी टीले पर क्या कहते हैं, यहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। कौन, सामान्य जनता निवास करती थी। कौन निवास करता था, सामान्य जनता निवास करती थी। सामान्य जनता के कई प्रकार के यहाँ पर कार्य थे और यहाँ से हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी मिली है। यहाँ से खेती की जानकारी भी मिली है। किसकी, खेती की जानकारी मिली है। यहीं से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों, यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे गेहूं, किसकी, गेहूं और जौ किसका खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करा करते थे। गेहूं और जौ का प्रयोग खाद्यान्न के रूप में किया करते थे। और गेहूं जौ का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करने के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इनकी ये मुख्य फसलें हुआ करती थी। क्या, खेती की हमें जानकारी मिलती है, खेती किया करते थे, खाद्यान्न की जानकारी मिलती है। यहाँ से एक चबूतरा मिला, एक बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था नगर के बीच में, और जिसमें क्या लगी हुई थी, इस प्रकार से सीढ़ियां लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी भाई, इस प्रकार से सीढ़ियां लगी हुई थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं, इस चबूतरे के ऊपर कुछ महिलाएं बैठी हुई देखने को मिलती है। कुछ महिलाएं देखने को मिलती है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी भाई, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। इस तरीके से ये कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। और कहा जाता है ये सामूहिक रूप से अनाज साफ करने का, यहाँ से किसके, अनाज साफ करने की जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ पर सामूहिक रूप से बैठकर बातचीतें करती होंगी या अनाज साफ करने का कार्य किया करती होगी। ये सामूहिक हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। यहाँ की जो बात करें प्यारे दोस्तों सड़कों की, यहाँ पे जो नगर थे, नगर में जो सड़कें बनी हुई थी इस प्रकार से समकोण पर काटती थी। किस पर, सड़कें की बात करें, किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, सड़कों की बात करें तो यहाँ की जो सड़कें थी यहाँ पर समकोण पर काटती थी। किस पर, समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, ठीक है। अब कहा जाता है इस समकोण पद्धति को, जो यहाँ पर सड़कें बनी हुई थी, यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर जो घर बने हुए थे, गलियों के घर, तो यहाँ जो घर बने हुए थे वो घर किधर खुलते थे, इनके दरवाजे किधर बने हुए थे प्यारे दोस्तों, इनके जो दरवाजे हैं ये किधर, गलियों में बने हुए थे। किधर बने हुए थे, इन घरों के दरवाजे, ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर ये घर बने हुए, इन घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। ये मुख्य इसकी विशेषता देखने को मिलती। ये घर बने हुए हैं, ये घर है, इनके दरवाजे अंदर गलियों में खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे प्यारे दोस्तों, ये घर है, इन घरों के दरवाजे अंदर गलियों में खुलते थे। कहाँ खुलते थे, अंदर गलियों में इसके दरवाजे खुलते थे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर मिले हैं उनमें जो घर के दरवाजे वो किधर खुला करते थे, ये अंदर की ओर खुला करते थे, गलियों में खुला करते थे। बाहर की ओर ना खुलकर कहाँ खुलते थे, ये अंदर की ओर खुला करते थे। किधर खुलते थे, गलियों में खुला करते थे प्यारे दोस्तों। तो ये जानकारी भी आपको इस प्रकार से रहनी चाहिए।
अब बात करें यहाँ पर शमशान के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर शमशान के भी प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले भाई? यहाँ पर शमशान के, यानी कि यहाँ के लोग व्यक्तियों को क्या करते थे? दफनाते थे। यहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था, ठीक है, मृतकों को दफनाया जाता था। और कहा जाता R37, कौन सा? R37 कब्र यहाँ से मिली है। क्या मिली है? R37 कब्र मिली है इस स्थान से। और बात करें R37 कब्र मिली है, और यहीं से H आकार की कब्रें मिली है। क्या मिली है? कब्रें मिली है, ठीक है। H आकार की कब्रें भी यहां से देखने को मिलती है। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता से H आकार की कब्रें मिले। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग निवास किया करता था, प्रशासनिक टीले पर। और यहाँ पर उच्च वर्ग, जैसे राजा होता था तो राजा, यहाँ का जो भी शासनकर्ता होता था वो उच्च वर्ग के टीले पर या ऊंचे टीले पर निवास करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ प्यारे साथियों कुछ जो चीजें हैं। एक मिनट, यहाँ पर करते हैं। ये देखिएगा, ये जो ऊंचा स्थल देख रहे हैं आप, ये जो ऊंचा स्थल दिखाई दे रहा है आपको, यही ऊंचा स्थल है। कौन सा? ये दुर्ग टीला है। ये ऊंचा स्थल दिख रहा है आपको, कौन सा? ये ऊंचा स्थल जो दिखाई दे रहा है आपको वो दुर्ग टीला है। क्या है ये दुर्ग टीला है। ये कौन सा टीला है? दुर्ग टीला है, ठीक है। और ये जो नीचे का स्थान दिखाई दे रहा है, ये सारा स्थल, ये बाकी क्या है? ये सामान्य जनता का निवास है। क्या है? सामान्य जनता का निवास है। यानी कि ये कौन सा टीला है? वो पश्चिमी टीला है, तो ये पूर्वी टीला है। ये कौन सा है? ये पूर्वी टीला है। क्या? ये पूर्वी टीला है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है यहाँ से स्नानागार मिले, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। ये स्नानागार है। ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? स्नानागार। क्या बना हुआ है भाई? स्नानागार बना हुआ है, अर्थात बाथरूम बना हुआ है, ठीक है। यहां से किसकी जानकारी मिले? स्नानागार। ये क्या है? स्नानागार। ये बाथरूम है। क्या है? इसी के पास में ये कमरों के निशान मिले। यहाँ पर प्राचीन समय में कुछ कमरे हुआ करते थे जो शायद कपड़े वपड़े बदलने के लिए काम में आते हों, महिलाएं कपड़े बदलती हो। ये स्नानागार मिले। यहाँ पर स्नानागार के साक्ष्य भी मिलते हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। ये भव्य इमारत जो देख रहे हैं आप ऊंचे, ये क्या है? ये हमारा दुर्ग टीला है। कौन सा टीला है? ये दुर्ग टीला है। और इसी के नीचे यहाँ पर देखा जाए तो ये स्नानागार बना हुआ है। ये अलग से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मिला है, यहाँ पर नालियों की व्यवस्था की गई है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे भाई? चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ के जो है, देखिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ के मकान की बात करें। मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे भाई? कच्ची ईंटों से बने थे, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन कच्ची ईंटों के साथ साथ यहाँ पर पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। मकान किसके? कच्ची ईंटों के बने हुए थे, ठीक है। इसके पश्चात बात करें, यहाँ पर नालियां व्यवस्था मिली है। क्या? नाली व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या थी? नाली व्यवस्था भी थी, नाली व्यवस्था थी, अर्थात नालियां लकड़ी से बनी हुई थी। जो गलियों की नालियां हैं, जो गली की नालियां हैं, गली की नालियां किससे बनी हुई थी? ये कहा जाता है कि ये नालियों की व्यवस्था देखने को मिलती है यहाँ पर। और ये नालियां किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से। किससे? ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी भाई? ये पक्की ईंटों से देखने को मिलती है। नालियों की व्यवस्था मिली है, हमें कहा जाता है लकड़ी की नालियों की जानकारी हमें कालीबंगा से मिलती है।
लकड़ियों की जानकारी हमें, लकड़ी की नालियों की जानकारी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। यहाँ से हमें क्या क्या नालियों की व्यवस्था मिली है। यहाँ पर जो समकोण पर सड़कें काटती थी, समकोण पर सड़कें बनी हुई थी, सड़कें काटती थी, इन्हें क्या कहा जाता था भाई, इन्हें क्या कहा जाता था, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, सर्कस पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ग्रिड पद्धति भी कहा जाता था। इसे जाल पद्धति भी कहा जाता है। क्या, जाल पद्धति भी कहा जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। इसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। अर्थात सड़कें जो इस तरीके से बनी हुई थी, हमने देखी थी, जो सड़कें प्यारे दोस्तों इस तरीके से बनी हुई थी, ये मुख्य सड़क हुआ करती थी, ये मुख्य सड़क थी। और ये कौन सी मुख्य सड़क थी, इसमें कहा जाता है कि जो कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान नगर के दक्षिण में बने हुए थे। क्या, कब्रिस्तान कहाँ पर बने हुए थे, नगर के दक्षिण में। कब्रिस्तान नगर के दक्षिण में बने हुए थे। कहाँ पर बने हुए थे, नगर के दक्षिण में बने थे। यहाँ से एच आकार की कब्रें भी मिले हैं। यहाँ से एच आकार की कब्रें मिले, गोल आकार की कब्रें मिले हैं, गोल आकार की कब्रें भी मिली है, गोल आकार की कब्रें मिली, और युग्म समाधि के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। युग्म समाधि के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। कौन सी सभ्यता से मिलते हैं प्यारे दोस्तों, इस सभ्यता से, अर्थात काली, यहाँ पर कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। यहाँ पर नाली व्यवस्था थी, नाली, जो गली की नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी हुई थी। जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहते हैं, जिसे क्या, ग्रिड पद्धति कह दें या जाल पद्धति भी कह दें। इसे कहा जाता है। यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, नगर के दक्षिण में हुआ करते थे। कहाँ पर हुआ करते थे, ये नगर के दक्षिण में हुआ करते थे। यहाँ से एच आकार की कब्रें भी मिली है। यहाँ से R37 करके कुछ कब्र मिली है, अर्थात यहाँ से जो कब्रिस्तान है वहाँ से कितने, R37 कब्रें मिली है, ठीक है। ये नगर था, पूरा नगर ऊपर और नीचे दक्षिण में। इस नदी की खोज की, इस सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, रावी नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से तट पर है, बाएं तट पर है। कौन से तट पर है भाई, बाएं तट पर है। इसका नगर था जो 2 भागों में बटा हुआ था। क्या, ये क्या है, नगर, ये क्या है, नगर है प्यारे दोस्तों। और ये नगर कितने भागों, 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में, एक ये भाग और एक ये भाग, 2 भागों में बटा हुआ है। नगर दोनों भागों में बटा हुआ है। यहाँ से अनाज के साक्ष्य मिले, सड़कों के साक्ष्य मिले और मृतकों के साक्ष्य मिले हैं। तो मृतकों को दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। ऐसे हमें यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये सारी, यहाँ पर खेती भी किया करते थे लोग, और खेती करके क्या करा करते थे प्यारे दोस्तों, यहाँ के लोगों का व्यवसाय क्या करता था, यहाँ पर उद्योग धंधे भी मिले हैं। यहाँ से कुछ मुद्राएं मिली है, मुद्राओं की जानकारी। यहाँ की लिपि की बात करें, नेक्स्ट बात करें, किसकी बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ से चलिएगा प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर लिपि की। किसकी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लिपि की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, लिपि की बात करते हैं। लिपि अर्थात लिखने का एक तरीका है ना। ठीक है प्यारे दोस्तों, लिपि के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता था। जो चित्र देख रहे हैं आप, जो बनाया जा रहा है, इस तरीके से लिखा जाता था। ये चित्र बनता है। यहाँ की लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से, ये
बाएं बाएं से दाएं, इधर लिखी जाती थी भाई बाएं से दाएं और दाएं से, ठीक है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखी जाती थी। ठीक है, एक लाइन आपको पता है कि बाएं से दाएं, फिर दूसरी लाइन दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखी जाती थी। आपको पता है कि इस तरीके का आपने देखा होगा कि गांव में जब, एक तो यह लिपि कौन सी थी, ये सर्पिलाकार थी। कौन सी? सर्पिलाकार। कौन सी लिपि थी प्यारे दोस्तों? यह लिपि सर्प की तरह आकृति बन रही है, इस कारण इसको क्या कहेंगे? तो सर्पिलाकार। कौन सी लिपि कहते हैं? सर्पिलाकार कहेंगे। दूसरा नाम इसी का क्या लिया जाता है भाई? इसी का, अर्थात जब आपको पता है कि गौ, जब गाय चलते चलते मूत्र का विसर्जन करती है, कहा जाता है ऐसी ऐसी आकृति बन जाती है जिस प्रकार से हम बोर्ड पर देख रहे हैं, ऐसा चित्र बन जाता है। तो इसे क्या कहा गया? इसे गोमूत्री लिपि भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? इसे गोमूत्री लिपि। क्या कहा गया भाई? गोमूत्री लिपि भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? गोमूत्री लिपि भी कहा गया। इसी के साथ हम बात करें, गोमूत्री लिपि कहा गया। इसी के साथ इसी को और अच्छे नाम दे तो इस गोमूत्री लिपि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रुष्टोफेदन। ब्रुष्टोफेदन। और इसी को कहते हैं ब्रुष्टोफेदस। दूसरा नाम क्या लिया? ब्रुष्टोफेदम। ये नाम सारे इसी लिपि के देखने को मिलते हैं। वैसे मैंने पहले भी बता चुका है इसकी जानकारी इस प्रकार से, आज फिर देख लेते हैं। कहा जाता है कि इसके मूल अक्षर कितने? इसके मूल अक्षर थे, इसके मूल अक्षर 64 थे। कितने थे? 64। इसके चित्राक्षर, क्या? चित्राक्षर। चित्राक्षर की बात करें प्यारे दोस्तों, इसके चित्राक्षर जो देखने को मिलते हैं वो 250 से लेकर 400 तक देखे गए। कितने? 400 तक। 250 से लेकर 400 तक देखे गए। ये जो लिपि थी ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी थी ये? भाव चित्रात्मक लिपि, अर्थात भाव देखकर चित्र बनाया जाए, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये कौन सी लिपि थी भाई? भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, अर्थात भाव देखकर लोगों का चित्र बनाया जाता था। इसको पढ़ने की कोशिश की गई। इसको पढ़ने का प्रयास, सर्वप्रथम इसको पढ़ने का प्रयास जो किया गया प्यारे दोस्तों, वो किया गया वेडेन महोदय। किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा। वेडेन महोदय के द्वारा इसका सर्वप्रथम इसको पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन ये क्या हुए? असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे, अर्थात नहीं पढ़ सके। इसके बाद भारतीय के द्वारा, प्रथम भारतीय जिसने पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास जो भारतीयों के द्वारा किया गया वो कौन था? नटवर झा। कौन था? नटवर झा। कौन थे भाई? नटवर झा। लेकिन ये भी क्या रहे? असफल रहे। क्या रहे प्यारे दोस्तों? ये भी असफल रहे, अर्थात इस लिपि को पढ़ने में दोनों व्यक्ति असफल रहते हैं। वेडेन महोदय भी इसको पढ़ने में असफल रहते हैं। और कहा जाता है यहां से इस लिपि के बारे में देखे प्यारे दोस्तों, तो कहा जाता है, कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको। ये जो लिपि है तो ये देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है प्यारे दोस्तों, इस पे किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। ये भी लिपि है इसकी। और मैं बताता हूं आपको, ये इसके अलावा और देखते हैं, कुछ मुद्राएं हैं। मुद्राओं पे भी इस लिपि का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखें, ये मुद्रा है,
मुद्रा पे भी इस लिपि का प्रयोग किया गया। ये मुद्रा बनी हुई है एक तरफ ये स्नानागार का चित्र बनाया गया है, ठीक है, एक तरफ मुद्रा का चित्र बनाया गया है और ये इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं ये लिपि है, ये लिपि है, ये चित्र बने हुए है, ये लिपि है, इस लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये सेंधव लिपि है। क्या है प्यारे दोस्तों, सेंधव लिपि है। क्या है, सेंधव लिपि है। क्या है प्यारे दोस्तों, सेंधव लिपि है, अर्थात इसे पढ़ने में सफलता हासिल हुई नहीं। यहाँ से एक सींग वाला बेल मिला है, यहाँ से क्या जानकारी मिलती है, यहाँ की मुद्राएं मिली है, यहाँ से मुद्राओं की जानकारी मिली है, और इस मुद्रा से एक सींग वाला बेल मिला है। क्या मिला है प्यारे दोस्तों, एक सींग वाला बेल मिला है। किससे मिला है, ये मुद्रा से। किससे मिला है, यहाँ से मुद्रा प्राप्त हुई है, यहाँ से बेल की तो जानकारी मिली है, यहाँ से बेल की जानकारी मिली है, लेकिन गाय की जानकारी नहीं मिली है। यहाँ से गाय की जानकारी हमें नहीं मिली, यहाँ से बेल की जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ से गाय की जानकारी नहीं मिली है प्यारे दोस्तों। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेल की तो जानकारी मिलती है, लेकिन गाय की जानकारी यहाँ से नहीं मिली है। और देखते हैं और कुछ है क्या। देखिए, इधर देखिएगा प्यारे दोस्तों, जहाँ ये मरण मूर्ति मिली है, अर्थात मरण मूर्ति मिली है, यहाँ पर पृथ्वी रूप का चित्र भी मिला है। किसका भी चित्र मिला है, पृथ्वी का, यानी कि यहाँ पर एक चित्र मिला है जिसे मातृ देवी का चित्र, जिसके पेट में से क्या पौधा हुआ निकला हुआ दिखाया गया है, जिसे मातृ देवी या पृथ्वी देवी कहा गया। क्या कहा गया भाई, मातृ देवी या पृथ्वी देवी। ये मरण मूर्ति की चित्र मिला है। यहाँ पे बनासियन बुल जो है वो एक ये जो मुद्रा मिली है प्यारे दोस्तों, इसमें एक तरफ गेंडा बना हुआ है, यहाँ पर एक तरफ एक तरफ गेंडा बना हुआ है, एक तरफ व्याघ्र बना हुआ है, एक तरफ हाथी बना हुआ है, एक तरफ बेल बना हुआ है, और कहा जाता है इसे जो बीच में ये दिख रहा है आपको, इसे पाशुपति शिव का नाम दिया गया। ये बीच में साधु की तरह बीच में बैठा हुआ है, इसे पाशुपति शिव का नाम दिया गया। इस तरीके से ये बेल की तरह की आकृति मिली है यहाँ से, और ये जो है यहाँ से इसे क्या कहा गया प्यारे दोस्तों, ये एक यूरोपियन देवता की तरह एक देवता के चित्र मिला है यहाँ से, अर्थात तो इसे क्या कहा गया, यूरोपियन देवता। इस तरीके का एक साधु का जो चित्र मिला है, ये साधु बनाया गया, बताया गया, जिसके दाढ़ी मूछ आई हुई है, इसके दाढ़ी बनाई हुई है, दाढ़ी आई हुई है, और इस तरीके से ये मिले हैं यहाँ से। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से इस प्रकार की हमें जानकारियाँ उपलब्ध होती है प्यारे दोस्तों। तो ये सारी जानकारियाँ किससे प्राप्त होती है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई की होगी प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आप बने रहिए, जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेज के साथ, और बढ़िया प्रयास कीजिए, अच्छा प्रयास कीजिए, सफलता एक दिन आपके कदमों को छू लेगी प्यारे दोस्तों। इसी तरीके से आज के लिए इतना ही काफ़ी प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार प्यारे दोस्तों। जय भारत, जय।